वोट की ताकत लोकतंत्र की ऐसी ताकत है जो एक आम आदमी को अपनी सरकार चुनने का मौका देती है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश सबसे बड़ा देश है जिसमें लोकतंत्र एक सबसे बड़ा माना जाता है। लोकतंत्र में हमें मौका देती है हर 5 साल में हम जो है अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। कभी ये मौका 5 साल में हमें 2 बार भी मिलता है। कभी हम केंद्र सरकार के लिए चुनाव करते हैं तो कभी हम चुनाव करते हैं राज्य सरकार के लिए वोट डालते हैं। केंद्र सरकार आजकल जिस विषय पर काम कर रही है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। नमस्कार, जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिका ढडवाल। जनवाणी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम हर बार ऐसे विषय को लेके आते हैं जो बहुचर्चित होते हैं और जिसके विषय पर चर्चा करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं में आज एक विषय है वन नेशन वन इलेक्शन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के डॉक्टर जोगिंदर सिंह सकलानी। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आजकल जो केंद्र सरकार का बहुचर्चित विषय है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। सबसे पहले इसकी डिटेल में चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि मेरा अपना विषय है, हमारा सब्जेक्ट अपना है। तो आज आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर चर्चा चली है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए। अब सबसे पहला जो प्रश्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव क्यों हो, इसका क्या लाभ हो सकता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, या जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क्या परसेप्शन है, या इंटरनेशनल सिनेरियोज आप देखें उसकी उस कंपल्शन में किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो जो शाब्दिक अर्थ के तौर पे हम बात करते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में, चाहे वो आपकी राज्य की विधानसभा है, चाहे वो लोकसभा है, इन सभी का एक साथ चुनाव हो, और ये कोई नई बात नहीं है। यदि आप देखेंगे, हालांकि पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात और स्पेशली जब हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन होता है, वहाँ से आप देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में तो 1967 तक लगभग एक ही बार में जो केंद्र और राज्य की सरकारें उनके लिए चुनाव होते रहे हैं और वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम जिसको हम कहते हैं वो रहा है। लेकिन 1967 के बाद कुछ इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हुई कि जो राज्य सरकारें हैं वो एक या अन्य कारणों से डिसॉल्व होना जब शुरू होगी तो फिर जो चुनाव का जो साइकिल था, जो 7 चुनाव होते थे, वो समाप्त हो गया और लगभग आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि केंद्र और राज्य स्तर पर राज्य की विधानसभाओं के लिए और केंद्र की लोकसभा के लिए अलग अलग तौर पर इलेक्शन होते हैं। तो बेसिकली जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो एक ऐसा कदम है केंद्र सरकार जो चाह रही है आज की डेट में कि सभी जो इलेक्शन है, खासकर जो इनिशियली जो कह रहे हैं कि जो केंद्र का इलेक्शन है, मतलब जो लोकसभा का चुनाव है और जो राज्य विधानसभा का चुनाव है, वो एक साथ चुनाव हो। जी सर, बात करें हम वन नेशन, जैसे आपने बताया कि हमें डिटेल में बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या और इसमें जो है एक साथ चुनावों की बात की, पर अगर मैं वन नेशन वन इलेक्शन में इसमें प्रक्रिया की बात करूं तो ये कैसी होगी? देखो, सबसे पहले तो जो इसका एम और ऑब्जेक्टिव है वन नेशन का, वो एक जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है या जिसको गवर्नेंस कहते हैं उसको, उसकी क्वालिटी को एनहांस करना है। और दूसरा जो इलेक्टोरल डिसरप्शंस होती है, क्योंकि जब बार बार आपके चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स में आता है, जब कहीं भी चुनाव होता है, चाहे वो केंद्र का चुनाव है, चाहे राज्य का चुनाव है, चाहे आपके पंचायत का इलेक्शन है, चाहे जिला परिषद का हो रहा है कहीं पे, तो उसके जो एक विकास की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के नाते जो है वो व्यवधान उसमें पड़ता है और वो कहीं ना कहीं पे अल्टीमेटली देश के विकास में, क्योंकि आपकी विकास की मशीनरी रुक जाती है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बहुत सी चीजें नहीं कर पाते हैं, जो इलेक्टोरल डिसरप्शन होती है उसकी वजह से जो विकास की गाड़ी एक निरंतर चल रही होती है उसको आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा ब्रेक वाली उसमें स्थिति आ जाती है। तो इन सब चीजों को मतलब ये समस्याएं उत्पन्न ना हो, देश का विकास हो, क्योंकि आज आप देखेंगे पूरी दुनिया में भारत को लेकर के आप देखेंगे भारत का संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो भारत का रिसर्जेंस है, बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन इज ए मार्च ऑफ इंडिया टू बी ए सुपर पावर, टू बी ए वर्ल्ड पावर। अब वो कैसे हो सकती है, उसी कंटेक्स्ट में मुझे लगता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शंस का पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से इकोनॉमिक और जो आर्थिक आयाम है उसको देखा जाए, किस तरह से बाकी चीज़ें डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज को आगे ले जाया जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर एक गहन चिंतन के पश्चात
साथ ये जो नोशन है और जो प्रपोज्ड बिल है 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लाया गया और उसको जेपीसी के लिए भेजा गया। तो ये भारत के प्रादुर्भाव की जो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि टुडे आज के दौर में तो चैटर बॉक्स से आप देखेंगे इनविजिबल फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं जो चाहती नहीं है कि भारत आगे, और भारत आगे आ रहा है। हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर पा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया के उन शीर्ष जो आप कह सकते हैं जो देश हैं उन पे हम अपने आप को रख रहे हैं। 2047 का विकसित भारत का विजन भी आप उसी कंटेक्स्ट में ले सकते हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स अपना विजन बना रही हैं। तो किस तरह से भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाया जाए। और एक जो मैंने इनविजिबल फोर्सेस की बात की, आप देखेंगे अभी आपने जॉर्ज सोरेस का बहुत ज्यादा सुना, हिडेनबर्ग का आपने बहुत ज्यादा सुना। ये जो बाहर के राष्ट्र हैं, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, वो क्यों भारत के खिलाफ इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ताकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत भी उस श्रेणी में आ जाएगा। तो भारत तो दुनिया की सेकंड पॉपुलस कंट्री है, तो कहीं ना कहीं वो भारत के विकास को, उसके आर्थिक प्रगति को रोकने का भी है। तो ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव है, ये इन चीजों को यदि मिनिमाइज इससे होगी तो भारत डेफिनेटली जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें अपनी धाक जमाएगा। डॉक्टर सकलानी, बहुत आपने अच्छा कहा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, क्यों हमारा देश है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। और साथ ही साथ जो है अगर हम इलेक्शंस की बात करें कि बहुत ज़्यादा खर्च होता है इस पे, संसाधन जो है वो बहुत ज़्यादा लगते हैं और खर्च जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। एजुकेशन सिस्टम पे भी जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पे मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य की अगर हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका उद्देश्य? मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसका, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को एनहांस करना, दूसरा जो इलेक्टोरल डिस्ट्रप्शंस होती है उसको रोकना। और वो इलेक्टोरल डिस्ट्रप्शंस क्यों होगी, क्योंकि आप देखेंगे भारतवर्ष में तो आए दिन चुनाव होते हैं। कभी आपका लोकसभा का चुनाव है, कभी आपका राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, कभी आपका विधानसभा का चुनाव है, कभी आपके जो स्थानीय निकाय हैं उनका चुनाव है। तो लगातार जो चुनावी प्रक्रिया चली रहती है, उसके कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कहता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण आपके बहुत से डेवलपमेंटल काम रुक जाते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस एक किस्म से हो जाता है कि आप किसी चीज को लागू करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पाता है। मैं आपको हिमाचल के कंटेक्स्ट में यदि बात करूं, आप देखेंगे कि पीछे हमारे यहाँ पे झाकड़ी में चुनाव हो रहा था जिला परिषद का, एक लड़की ने अनफॉर्चुनेटली जो सुसाइडल की बात आई, तो उसके बाद एक झाकड़ी छोटा सा एरिया है लेकिन पूरे शिमला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। या आपका एक पार्लियामेंट में चुनाव हो रहा है या आपका बाई इलेक्शन हुआ, तो उससे आप देख सकते हैं कि विकास किस तरह से रुकता है। फिर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुनावों में करवाने में लग जाता है, उसमें कितना ज्यादा इकोनॉमिक एस्पेक्ट या फाइनेंशियल उसमें इन्वॉल्व होता है। तो जो पैसा वहां को डाइवर्ट होता है, यदि ये एक बार में ही चुनाव होते हैं तो निस्संदेह दैट मनी इज पर्टिकुलरली यूज फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, उनको आप विकास के लिए कहीं ना कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो उसमें एक जो समझने वाली आवश्यकता है कि यदि एक समय में ही बहुत से चुनाव होते हैं, खास करके जो दो बड़े सेगमेंट हैं, तो जो पैसा, जो फंड ऑफ फ्लो है वो गलत डायरेक्शन में जाकर के वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी में लग सकता है। तो जैसे ये तो हमने उद्देश्य के बारे में बात की, और अगर मैं वन नेशन वन इलेक्शन के इश्यूज जो इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, कौन कौन से ऐसे इश्यूज की अगर मैं बात करूं तो कौन से इश्यूज इन्वॉल्व हैं इसमें? देखो, मुझे लगता है कि जब हम एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के बहुत लंबी चर्चा परिचर्चा हुई है, ऐसा नहीं है कि ये वर्तमान सरकार इसके बारे में बात कर रही है। इसको लेकर के 1983 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स आई हैं, लॉ कमीशंस की रिपोर्ट आई है, डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज जो हैं उन्होंने भी रिकमेंड किया है। 2015 की रिपोर्ट्स हैं, 99 की भी रिपोर्ट थी लॉ कमीशन की। ये सारे ये कह रहे हैं कि यदि इस राष्ट्र को, यदि आपने आर्थिक तौर पे जो इसका फिजिकल डेफिसिट है उसको ठीक करना है, जो राजकोषीय जिसको हम कहते हैं व्यवस्थाएं देखनी है, या जो सरकारी खजाने को यदि आपने बचाना है, तो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि भारत का बहुत सा जो फंड ऑफ फ्लो है वो इलेक्शंस की तरफ जा रहा है, तो उस फंड ऑफ फ्लो को ठीक ढंग से डाइवर्ट करने के लिए कि वो इलेक्शंस में खर्च ना होकर के वो विकास में जाए, तो उसके लिए बहुत से एस्पेक्ट आपको देखना पड़ेंगे। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि व्हाई वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन तो वैसे भी हो रहे हैं, दुनिया में भी हो रहे हैं। दुनिया के ऐसे कुछ देश हैं, जैसे आपका साउथ अफ्रीका वगैरह हो गया, वहाँ पे एक टाइम में होता था, इवन नेपाल में एक समय में एक टाइम में चुनाव होता था, पाकिस्तान में एक समय में चुनाव होता था। लेकिन यदि भारत में हम इसके ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गया है, इसमें बहुत से लीगल इंप्लीकेशंस भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी होनी है, पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट्स भी होनी है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक समय में यदि चुनाव होता है तो उसका जो सबसे बड़ा जो लाभ होगा वो आर्थिक एस्पेक्ट होगा। यदि मैं थोड़ा पॉइंट वाइज आपसे चर्चा करूं इसमें, तो आप देखेंगे जो सबसे पहला पॉइंट है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा जानना चाह रही हूं जी।
एक कि तो सबसे सरकार, ज्यादा जो खर्च की अगर हाँ, हम बात करें बिल्कुल कि जी। खर्च जो है, हम बार बार इस चीज़ पे आ रहे हैं कि खर्च बहुत ज़्यादा होता है, बार बार हम इस चीज़ को स्ट्रेस कर रहे हैं कि संसाधन बहुत ज़्यादा लगते हैं, खर्च बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा सा मैं उस खर्च को आपसे समझना देखो चाहूँगी। ये जो मल्टी थ्रेड है, इस पे ये लेयर है, ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ है। यदि आप एक बार चुनाव करवा रहे हैं, यदि आप देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, अभी जो लास्ट 2024 का हमारा चुनाव होता है, आप देखेंगे 44 डेज के लिए हुआ, 7 फेजेस, और आज तक के इतिहास में हिंदुस्तान का सबसे लंबा चुनाव था, सबसे लंबा चुनाव आज तक के इतिहास में। और पैसे के हिसाब से तो इतना जितना अराउंड 1.35 लाख करोड़ रुपीस जो ऑफिशियली बात आई है, अनऑफिशियली कितना पैसा खर्च हुआ होगा वो एक अलग चीज है। तो आप देखेंगे कितना फंड ऑफ फ्लो है। यदि मान लो यही चुनाव जो है इकट्ठा हो जाए, मशीनरी तो वही लगेगी, अब इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत से लोगों की है। इसमें आपका जो इलेक्शन कमीशन है, आप देखेंगे जब ये पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो सारा ध्यान विकास से हट करके आपका जो पूरा डाइवर्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हर हाल में चुनाव को जीतना चाहती हैं, तो जो मशीनरी है वो सारी डाइवर्ट होगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चेंज, उसका जो ध्यान है वो चुनावों की तरफ हो जाता है। तो एक तो जो मैंने आपको कहा कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट है, दूसरा इसका जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मैंने दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जो इलेक्ट्रल डिसरप्शंस है, क्योंकि चुनाव जब घोषित हो जाते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स हो जाता है। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका एनफोर्स हो जाता है तो फिर आप किसी भी प्रकार की विकासात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं। इसको बेसिकली जो पॉलिसी पैरालिसिस जिसको मैं कहता हूं, या उस पॉलिसी पैरालिसिस से बचाने के लिए कि ध्यान आपका जहां विकास होना है उसके ऊपर आप बात करें। दूसरा पॉइंट वो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इसमें जो वोटर पार्टिसिपेशन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब प्रश्न इस तरह से भी उठ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि पता नहीं जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम वन नेशन की इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ने वाला है वो जो छोटी पार्टीज हैं, अगर हम बात करें उन पे इंपैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि जब अगर शायद जो अगर हम अपनी विचारधारा से बात करें तो केंद्र में जो सरकार होगी उसी पे फोकस किया जाएगा, तो क्या इस चीज का इंपैक्ट जो है वो जो छोटी पार्टीज हैं उन पे नहीं पड़ेगा? मैं इस मुद्दे पे भी आऊंगा, लेकिन पहले जो मैं अपना जो स्टार्ट बात कर रहा हूं, मैं 2-3 पॉइंट इसमें और थे मेरे। दूसरा इसमें जो मैं कह रहा था कि एक देश एक चुनाव क्यों चाहिए, कि आपने एक तो अपने वित्तीय घाटे को कम करना है, दूसरा इसमें ऑपरेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका ध्यान यदि इसी चीज पे रहेगा कि इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वहां चला जाता है। तो उसको बजाय उसका ध्यान वहां लगाने के आप उसको विकास में लगा सकते हैं, जन कल्याण की जो नीतियां उन पे लगा सकते हैं, किस तरह से जो भारत है उसको आगे ले जाया जाए, या किसी भी कोई भी देश प्रदेश आगे बढ़ेगा उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। इसमें आपने स्टार्टिंग में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो एजुकेशन सेक्टर है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, और वो किसकी कॉस्ट पे हो रहा है। देखिए जितने भी चुनाव होते हैं आप देखते हैं उसमें आपके जो IAS हैं, IPS हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, वो तो एक अलग हो गया, लेकिन चुनावों की पूरी प्रक्रिया को राइट फ्रॉम द वोटर लिस्ट तैयार करने से मतदाता की उसको बूथ तक पहुंचाना, उसकी गिनती करना वोटों की, ये सारे काम जो है मेजॉरिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग करते हैं। और किसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं? तो बच्चों की पढ़ाई है, तो बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बहुत एक नेगेटिव असर पड़ रहा है। इसी में आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे कि जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, आप देखेंगे अराउंड 3.4 लाख जो आपके पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल हैं, दे आर इन्वॉल्व इन दिस होल इलेक्टोरल प्रोसेस। 2024 का मैं आंकड़ा दे रहा हूं आपको, लगभग 4 लाख 3.4 लाख 3,40,000 लोग तो डायरेक्ट कौन से जो सेंट्रल फोर्सेज हैं। बिसाइड दिस आप देखेंगे स्टेट की आपकी पूरी पुलिस, आपके जो डिपार्टमेंट्स के लोग लगे थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सारे किसकी कॉस्ट पे हैं? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो मैंने आपको 3.5-4 लाख लोगों का डाटा दिया कि ये लोग लगातार चुनाव एक राज्य में होते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, लोकसभा के होते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली किसकी कॉस्ट पे हो रहा है? आज क्या सिक्योरिटी फोर्सेज की जरूरत बॉर्डर पे है इस काम के लिए, या टीचर की जरूरत जो है वो कंटिन्यूसली इलेक्शन करवाने के लिए है, उसकी जरूरत ज्यादा जो है वो अपनी कक्षाएं पढ़ाने के लिए, जिसके लिए उसको बनाया गया। तो ये जो एक डाइवर्जन हो रहा है उसकी वजह से पॉलिसी, और जो मैंने बात की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, वो कहीं ना कहीं पे इस चीज को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो बच्चों की कॉस्ट पे जो बहुत सी चीजें हो रही है, इस कारण भी एक राष्ट्र एक चुनाव जो है इसके हित में। जो दूसरी बात आपने कही थी कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो छोटे दल हैं उनको लगता है कि ये खत्म हो जाएगा। कई बार कह रहे हैं कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर ही कम हो जाएगा। भाई आप देखिए 1951 से लेकर के 51-52 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ, तब से लेकर 67 तक वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था, केंद्र और राज्य स्तर पे एक जैसे चुनाव थे, तो भी उस वक्त कोई स्थिति ऐसी तो नहीं आई। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं
तो जो आपका केसवंत भारती का केस हो गया, सज्जन सिंह का केस 1957 में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ये कुछ ऐसे केसेस थे जहां पे सुप्रीम कोर्ट जैसे अपेक्स बॉडी ने, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उन्होंने डिसीजन दिया कि किसी भी पार्लियामेंट के पास इस तरह का राइट नहीं है कि वो भारत के संविधान की जो आत्मा है, भारत को लिखा है वी हैव सॉवरन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसको नहीं बदल पाएंगे। जो फेडरल अरेंजमेंट है उसको नहीं बदल पाएंगे। इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, वो रहेगा ही रहेगा। वी हैव ए क्वाजी फेडरलिज्म, वी हैव ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उन चीजों को कोई नहीं बदल सकता है। चाहे आप 356 के यूज और मिसयूज की बात करें, वो कभी नहीं हो सकता है, या हुआ उसका, लेकिन वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में हुआ है। तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, या आपका जो आपके जो देश का नाम है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जो बेसिक चीजें हैं उसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। और वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो एक्सक्लूसिवली इज ओनली टॉकिंग अबाउट वन थिंग। वो क्या बोल रहा है कि चुनाव एक टाइम में हो। उसने ये नहीं कहा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दीजिए, आप बेसिक कंसेप्ट को चेंज कर दिए। वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ये भी नहीं कह रहा है कि भारत का स्वरूप ही चेंज हो जाएगा। नीदर वी आर गोइंग टू चेंज अवर पार्लियामेंट्री सिस्टम इनटू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कई बार लग रहा है। और दूसरी जो बात आप कह रही थी कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज डिस्टिंग्विश हो सकती है, उनको लग रहा है उनको खतरा उत्पन्न हो रहा है। आप देखेंगे भारत का मतदाता बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है। अभी आप लोकसभा का चुनाव का यदि आप देखें पूरा राजनीतिक परिदृश्य में, उसके इलेक्टोरल रिजल्ट्स की बात करें, तो दिल्ली केंद्र में किसी और की सरकार आई, राज्यों में किसी और की सरकार आई। कहने का भाव मेरा ये है कि जो वोटर है वो इतना एनफ वाइज है, उसको पता है कि उसको राज्य स्तर पर क्या चाहिए और उसको केंद्र स्तर पर क्या चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो फ्री वी का कंसेप्ट है, शायद उसके ऊपर कुछ रोक लगेगी। और जो लोकल इश्यूज हैं उनका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा रहेंगे। मतलब मुझे तो लगता है कि इससे मोर और मोर डेमोक्रेटिक अवेयरनेस लोगों के बीच में आएगी, वो छोटी मोटी चीज़ों में ना पड़ते हुए। क्योंकि आज आप देखेंगे बहुत सी जो स्टेट्स हैं उनकी इकोनॉमी फ्री वी के कारण धराशायी हो रही है। इतना पैसा ही नहीं है, इतना फंड ऑफ फ्लो ही नहीं है। आप इलेक्टोरल प्रोमिसेस कर रहे हैं टू गेन द पावर, लेकिन जब आपकी बारी यहां पे आ रही तो आप नहीं दे पा रहे हैं चीज़ों को। तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा चेक रहेगा। आपने फेडरल स्ट्रक्चर की बात की हमसे कि उसके बारे में आपने बताया कि एक फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आप पूरा डिटेल हमें बताना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं उस फेडरल स्ट्रक्चर को आपको जो है वो पूरा समझना चाहूँगी। देखिए, मैंने कहा कि यदि ये लागू हो जाता है तो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस आएगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आएगी, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में चेंजिंग आएगी। और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत को, जैसे मैंने कहा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसको केसी भैया ने कहा कि सहयोगी संघवाद की, जो स्टेट यूनिट्स हैं दे विल कोऑपरेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो मिल करके काम करेंगी। तो जो यूनियन है उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं। जो स्टेट्स मिली हुई हैं उनको आप ना जोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो 356 भी आपको दिया गया कि आप किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल होती है तो आप वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। यहाँ आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। 352 भी जो है वो 3 बार यूज हुआ आज की डेट में, लेकिन 356 का कई बार यूज हुआ, कई बार मिस यूज हुआ, लेकिन इतना एक्सटेंसिवली या इतना लार्ज स्केल पे नहीं हुआ कि उसने कोई बेसिक चीज़ों को ही चेंज कर दिया। तो जो कुछ लोगों को ये लग रहा है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को या कुछ एक्सपर्ट्स जो इस बात के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, तो इसका फेडरल स्ट्रक्चर्स के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हम तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें, हम इंटीग्रेटिव फेडरलिज्म की बात करें, हम तो जो केंद्र और राज्य उनके बीच में ये जो आपका लेजिस्लेशन है वो परस्पर सहयोग की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फेडरलिज्म के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। हाँ, जो स्टेट ऑटोनॉमी का विषय है, जो फिनांसिस है, जो उनको रेवेन्यू है, वो उनका फ्लो जो है वो इक्वल टाइम पे होता रहे, ताकि स्टेट को भी जो उनको एप्रेंशंस लगती हैं उसको वो ठीक कर पाए। डॉक्टर सकलानी, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन को अगर हम लागू कर देते हैं, अगर ये लागू होता है कि जो कार्यरत विधानसभाएं हैं, अगर हम कहें तो वो क्या वो भंग कर दी जाएंगी? हाँ बिल्कुल। जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, मान लो इसको लागू होने के लिए, जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों बोथ हाउसेस की, और जो आपको जो है वो इम्पोर्टेंट है संविधान की जो इस, क्योंकि जब ये लागू होगा तो आपको संविधान में बहुत से इसके लिए संशोधन करना पड़ेंगे। और भारतीय संविधान के कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके ऊपर आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगी, क्योंकि ये प्रपोज्ड है, जेपीसी को गया हुआ है। तो 2/3 बहुमत इन मैटर ऑफ इन कंटेक्स्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और आधे से ज्यादा राज्य की संस्तुति देना पड़ेगी, उसके बाद ये बिल जो है वो पास होगा। लेकिन जब ये बिल पास हो जाएगा तो जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आप एक साथ चुनाव
जो करवाएंगे। तो क्योंकि कुछ जो स्टेट असेंबलीज है उनका टेन्योर 1 साल होगा, कुछ का 2 साल हो जाएगा। मान लो ये प्रपोज्ड आपका 2024, ये जो प्रेजेंट लोकसभा है 2024 से 2029 तक है। तो पहली टाइम में जो सबसे बड़ा मतलब इसको हर्डल रहेगा या जिसको मैं चैलेंज मानता हूं, यह कि एक साथ चुनाव करवाना वो एक मुश्किलात हो सकती है स्टार्टिंग में। तो और बाकी यदि आप देखें कि यदि आप राष्ट्र के पर्सपेक्टिव में बात करें, यदि आप अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने की बात करें, या जो फाइनेंशियल जो इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्व है पैसा इलेक्शन करवाने में, उसको रोकने की बात करें, सो दैट मनी मे बी यूज फॉर अदर पर्पसेस, आप उसको और चीज़ों में यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपना मन तो बनाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। मैं एज अ मतदाताओं की तरफ से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। कई बार मतदाताओं के पास एक राइट होता है, जब वो केंद्र सरकार से, याद कहें अगर हम राज्य सरकार से जब वो नाराज़ होते हैं, तो एक वोटिंग एक ऐसा राइट होता है उनके पास जिससे वो अपनी नाराज़गी जो है उस समय प्रकट कर पाते हैं कि वो इस पार्टी से नाराज़ हैं, उन कार्यकर्ताओं से खुश नहीं है कि उनका कार्य जो है वो समय पर नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे कि जो मतदाता है वो अपनी नाराज़गी जो है वो व्यक्त कर पाएगा? देखिए, क्योंकि चुनाव, जब आपका चुनाव आएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही बैलेट पेपर होगा, आपकी 2 अलग अलग ईवीएम्स होंगी। एक ईवीएम्स में आप देश की संसद को चुनेंगे और दूसरी जो ईवीएम होगी ऑब्वियसली उसमें आप अपने राज्य की सरकार को चुनेंगे। यदि आपको अपनी राज्य सरकार से कुछ अपेक्षाएं या नाराजगी है तो ऑब्वियसली आप उसके प्रोज फॉर या अगेंस्ट में वोट देंगे। और यदि आपको लग रहा है कि आप केंद्र सरकार के साथ जाना चाहते हैं तो आप सेम सरकार भी चुन सकते हैं। लेकिन जहां, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है, बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि ये पूरी व्यवस्था जो है कहीं वन पार्टी वन नेशंस वन इलेक्शंस नहीं हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के मतदाता, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतने तेज तरार हैं, इतने एनएफ वाइज हैं कि उनको पता है कि केंद्र पे कौन सी सरकार चाहिए और राज्य पे कौन सी सरकार चाहिए। और आज से पहले भी ऐसा ही हुआ है। 1967 तक भी ओनली वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था, ऐसा नहीं था कि दूसरे दलों की सरकार नहीं थी। आपके केरला में और सरकार थी, तमिलनाडु में और आई। तो आप 80s के बाद देखेंगे, 1990 के बाद कॉलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट आ गया। आज भी आप देखेंगे कुछ जगह बीजेपी की सरकार है, कुछ जगह कांग्रेस की सरकार है, कुछ जगह रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है। तो जो अच्छा डिलीवर करेगा उसको तो कोई नहीं रोक पाएगा, जो अच्छा डिलीवर करेगा उसको कोई नहीं रोक पाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देगा, जो गुड गवर्नेंस देगा, उसको कैसे आप रोक पाएंगे? यदि आपके हिमाचल की सरकार अच्छा कर रही है मान लो, और केंद्र में कोई और सरकार है या किसी की दूसरे राज्य का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो जो लोगों को लगेगा मतदाता के वोटिंग बिहेवियर को, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की मान लो फॉरेन पॉलिसी इंपैक्ट कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई नीति उनको इंपैक्ट करेगी। सो जिन लोग जो इस एप्रहेंशन के साथ, जिनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सटिंग्विश हो जाएंगी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनका एक अपना बेस है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि छोटे मुद्दे नहीं रहेंगे, फ्रीवी का कंसेप्ट नहीं रहेगा, और ये तो देश हित में ही है चीजें, इनसे तो नुकसान ही हो रहा है। जो घर में बैठ के हम बहुत सी चीजें लोगों को फ्री देने की आदत डाली है, उससे विकास के साथ साथ दूसरा भी मल्टीपल इंपैक्ट सोसाइटी के बीच में देखे जा रहे हैं। आप देखिए, जितनी फी भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जब से बहुत सी फी भी आई है, तो आप देखेंगे जो कृषि योग्य भूमि है वो कितनी बंजर पड़ी हुई है। लोगों को लग रहा है कि मुझे तो 1500 मिल रहे हैं जी, लोगों को लग रहा है कि मुझे 125 यूनिट फ्री मिल रही है, 300 यूनिट फ्री मिल जाएगी। हाँ, जो हेल्थ है, जो आपका एजुकेशन है, उस सेक्टर्स में बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ये क्योंकि नेशनल लेवल्स पे बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों के ऊपर भी अंकुश लगेगा। आपको लगता है कि जो ये जो करने जा रहे हैं, जो ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, या अभी इसके लिए पास किया जा रहा है, संशोधन दिया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, आपको लगता है कि इसके लिए बहुत सारी चुनौतियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जब मैं चुनौतियों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जो मैंने पहले भी कहा कि सबसे बड़ा तो आप देखेंगे कि एक तो इसमें लॉजिस्टिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। 96 करोड़ के करीब मतदाता हैं, इतने सारे लोगों का एक साथ चुनाव करना। लास्ट टाइम भी मैंने कहा कि सबसे लंबा 44 डेज का 7 फेजेस में चुनाव रहा। तो लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली क्या है कि यदि लोकसभा का चुनाव 44 डेज में हुआ तो मतलब आपकी राज्य विधानसभाओं का भी हो जाएगा, और आप इसको 2 फेजेस में भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं कहा विद इन 100 डेज यू आर सपोज टू बी कंप्लीट ऑल इलेक्टोरल प्रोसेस। जो सारी इलेक्टोरल प्रोसेस है आप उसको 100 दिनों के अंदर करेंगे, तो ये 2 फेजेस में हो सकता है। 14 राज्यों में एक साथ हो गया, 14 राज्यों में दूसरी बार हो गया, और वो साइकिल चलता रहेगा। जो चुनौती है कि इतना सारा इक्विपमेंट्स कहाँ से आएंगे, खासकर ईवीएम्स की जो बात हो रही है, तो जब फेज्ड मैनर में चलेगा तो यहाँ भी वही व्यवस्था होगी, और जो पहले एक फेज में हो गया फिर आपकी दूसरी फेज में हो गया, तो वो एक बहुत बड़ी मतलब एक चुनौती जरूर हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए कि इतनी व्यवस्थाएं करेंगे। लेकिन जो
पूरे हिंदुस्तान के लिए लोकसभा का चुनाव करवा सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और निस्संदेह इनको भी करवाएगा क्योंकि फेस्ड मैनर में होगा। और आपके सामने अभी 2024 का चुनाव भी तो हुआ ही है। जी डॉक्टर सकलानी, आप इस विषय से जुड़े हुए हैं और आपके पास इसके जो पूरे रिकॉर्ड्स हैं और इसके मुद्दे जो हैं वो आपके पास पूरे आप डाटा के साथ हैं, तो थोड़ा सा मैं जो है आम जनता को बताना चाहूँगी कि इसकी अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो क्या फ़ायदा रहने वाला है आम जनता को। अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाता है तो आम जनता को ये किस तरह से फ़ायदेमंद रहेगा? देखिए, यदि हम कॉमन मासिस की बात करें, वैसे तो राष्ट्र का फायदा जो है आम आदमी का फायदा होता है, क्योंकि राष्ट्र तो प्रथम के कंसेप्ट से ही चलेगा। नेशन सर्वाइव करेगा तो लोग सर्वाइव करेंगे। जैसे मैंने कहा कि यदि भारत को या हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर बनाना है तो उसके लिए हर आदमी का एक अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप देखेंगे लास्ट इलेक्शंस में जो 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें 1.35 लाख करोड़ रुपीस खर्चा हुआ, और ये घोषित तौर पे, अघोषित तौर पे देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं। 2019 के चुनावों में एक व्यक्ति के ऊपर 700 था और आज की 2024 में 1400 रुपये पर इंडिविजुअल जो है खर्चा बैठा है। तो ये पैसा आप सोचिए यदि इलेक्शन में खर्च ना होकर के सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम बॉर्डर्स पे कर रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हम सेटिस्फाई कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ एक इनविजिबल फोर्सेस लगी रहती हैं, और मोर ओवर टीचर जो है पढ़ाने का काम कर रहा है, तो जो हमारा अटेंशन है वो इन स्पाइट ऑफ वेस्टिंग ऑफ मनी एज वेल एज जो मैन पावर है उसको इलेक्शंस में खर्च करने की बजाय उसको हम पॉजिटिव इलेक्शन में लगा सकते हैं, और उससे निस्संदेह इंडिविजुअल को भी फायदा होगा और राष्ट्र को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और निस्संदेह जो जैसे मैं कह रहा हूं कि इंडिया जो राइज करेगा, जो यदि मैं एक शब्दों में इसको बोलूं कि दिस इज ए मार्च ऑफ इंडिया टू बिकमिंग ए भारत, दिस इज अगेन रिसर्जेंस ऑफ इंडिया इनटू ए भारत। और तभी हो पाएगा जब आपके पास पैसा होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे, फंडिंग होगी, और उनका सही डायरेक्शंस में। जब मैं सही डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं तो वो कहने का भाव ये है कि आप इलेक्शन में अपनी एनर्जी को वेस्ट करने की बजाय आप डेवलपमेंटल एक्टिविटी में करेंगे, आप सोशल वेलफेयर स्कीमों में करेंगे, आप जन कल्याण में उसको करेंगे, और फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में आप बहुत सी चीजें कर पाएंगे जो कई बार हर्डल रहती है बिकॉज ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जी डॉक्टर सकलानी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन जो हमने आज बात की है, अगर ये इस विषय पे जाना चाहे, अगर वो इस ट्रैक पे जाता है, तो जो पैसे जो है, जो इतना संसाधन और जो खर्च होगा, उसके खर्च को हम जो है देश की तरक्की के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक निर्णय होगा। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।